नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पटना विधानसभा से ये विशेष पेशकश आप हल्ला बोल का देख रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। शाम 5 बजे तक 52.24% वोटिंग बिहार में हुई है। जिन 71 सीटों पर 16 जिलों में आज वोटिंग हुई है, शाम 5 बजे तक 52.24% वोटिंग हुई है। कोरोना की इस महामारी के बीच 52% लोग निकले आज वोटिंग के लिए इन 71 सीटों पर, और धीरे धीरे आंकड़े 6 बजे तक की भी आएंगे। हम 6 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है ये आपको दिखाएंगे, क्योंकि 6 बज रहे हैं और अब इसी के साथ पहले दौर की वोटिंग का अंत हो रहा है। लेकिन इस आखिरी 1 घंटे में भी काफी लोग वोट कर चुके होंगे। क्या फाइनल परसेंटेज आता है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अब आपको रुख करते हैं उस रिपोर्ट का जो आज हम दिखाने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ कितने फीसदी लोगों ने वोटिंग की ये जानने पर नजर थी, तो पहले दौर के मतदान के दिन अगले दौर के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। 3 रैलियां ताबड़तोड़ उन्होंने की, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और फिर पटना में। लेकिन हर जगह उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव को कहा है जंगल राज का युवराज। देखिए इस रिपोर्ट। सीता मैया, राजा जनक, कविराज विद्यापति के ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। बिहार में लोकतंत्र के त्योहार का एक चरण खत्म हो गया। कोरोना के खौफ के बीच पोलिंग स्टेशनों पर वोटरों की लंबी कतार नजर आई। वोटिंग शुरू हुई तो लोग कम दिखे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे लोगों की तादाद बढ़ती गई। पहले फेज की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 3 जगहों पर दूसरे फेज के लिए रैली की। 11 लाख से ज्यादा घरों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा गया। दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर निशाना साधा और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बता दिया। जंगल राज के युवराज, क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों तो गिनवाई, लेकिन लालू राज के भ्रष्टाचार और लूट खसोट की याद दिलाना नहीं भूले। वो लोग जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा, क्या वो ये काम कर सकते हैं? जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास को लेकर भी विपक्ष को घेरा। बोले जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से काम हो रहा है, वरना पैसा हजम और परियोजना खत्म। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ, ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं। सीता मैया। इतना ही नहीं, माता सीता के मायके मिथिला में प्रधानमंत्री ने भगवान राम और अयोध्या में राम मंदिर की भी चर्चा की। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में
अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। बिहार का चुनाव वाकई दिलचस्प हो चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 रैलियां की तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी 2 रैलियां की। 2 चरणों का मतदान अभी बाकी है। 10 नवंबर को साफ हो जाएगा कि नीतीश बाबू चौथी बार सत्ता पर काबिज होते हैं या नहीं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता। आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजीव रंजन जेडीयू के नेता जुड़ रहे हैं, और संजय कुमार जी सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले आपके साथ सुधांशु जी शुरुआत करते हुए, आज जिस तरह से 52% लगभग अभी तक शाम 5 बजे की रिपोर्ट आई है, 52.24% लोग निकले हैं वोट करने के लिए। 1 घंटे में और अभी आंकड़ा बढ़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक की तस्वीर और फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आज पहले दौर की वोटिंग के दिन अगले दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या देखिए वो पुराना आरोप जो हमेशा लगता है कि आप वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इधर तेजस्वी भी ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं, तो ये तो अब हर तरफ से वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है वोटिंग के दिन। देखिए, वोटर को इन्फ्लुएंस करने का आरोप लग रहा है, यानी प्रभावित करने का आरोप। अंजना जी, एक जमाने में भयभीत और प्रताड़ित करने का आरोप होता था। आज पहले दौर का मतदान समाप्त हो गया। आप ये बताइए, जब इनकी सरकार थी तो कोई मतदान याद है आपको जिसमें फायरिंग न होती हो, हिंसा न होती हो, लोग घायल न होते हो और कई बार कई लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी? आप अपने ही चैनल के आर्काइव्स निकाल लेंगे पुराने, तो चुनाव से पहले कार्यक्रमों में क्या दिखाया जाता था? तब कोरोना नहीं था, मगर मुंह पे पट्टा रखे हुए, मुंह में गमछा बांधे हुए लोग जो है बताते थे कि ये कट्टे कारखाना चल रहा है और 200 बना चुके हैं और 400 का और आर्डर आ रहा है। ये होता था चुनाव के समय। और आज चुनाव की तस्वीर कितनी बदली हुई है, ये अपने आप में इस बात का पर्याय है कि बिहार किस मुकाम से और किस मुकाम तक पहुंचने में सफल हो गया। जहां तक कोई ये कह रहा है कि हम किसी को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि बौद्धिक और राजनीतिक दृष्टि से बिहार का मतदाता अत्यंत जागरूक है, भारत के सर्वाधिक जागरूक मतदाताओं में से एक है। तो उसको कोई समझा या भरमा नहीं सकता है। वो सबका बहुत अच्छी तरीके से चारित्रिक विश्लेषण कर सकता है। जो लोग ये सोचें कि वो पिछले कर्मों को बचा लेंगे, यदि वह चित्र अपने पिताजी का हटा देंगे, तो चित्र बदलने से चरित्र नहीं बदलता। अंजना जी, बिहार की जनता बहुत समझदार है। मैं एक ही वाक्य कहना चाहूंगा, बिहारियों के साथ कोई होशियारी नहीं कर सकता, कम से कम राजनीतिक संदर्भ में बात पूरे विश्वास के साथ कर सकता। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी वो कह रहे हैं कि चित्र बदल देने से चरित्र नहीं बदलता। प्रधानमंत्री ने कहा है जंगल राज के युवराज है तेजस्वी यादव। कमीशन, कनेक्टिविटी नहीं दिखती थी, सिर्फ कमीशन, पैसा खत्म, परियोजना हजम, ये हालत थी। देखिए अंजना जी, आखिरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तेजस्वी यादव जी के गुगली में फंसी गए। वो ये नहीं बता सके कि तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से, तो इस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जंगल राज के युवराज, तो बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाला युवराज है तेजस्वी होनहार। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता चल गया। इस होनहार नौजवान ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ा दी है। अब वो एक ही कैसेट बजा बजाकर अरे अपनी योजना परियोजना तो बता देते आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि क्यों बिहार के बेरोजगार इतने परेशान क्यों हैं, सबसे नंबर 1 प्रदेश बेरोजगारी में बिहार क्यों है, बदहाली क्यों है। ये जो जख्म दिए हैं प्रधानमंत्री जी, मजदूरों को आपने कोरोना काल में, गरीबों को, बिहार वासियों को जो जख्म दिया है, ये भाषण अब बिहारियों को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा, इतना जख्म बिहार वासियों को मिला है डबल इंजन की सरकार में। अब बिहार वासी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आपको जितना तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद जी के परिवार पर गाली देना है दे दीजिए, लेकिन बिहार की जनता जनार्दन ने देख लिया आपका चाल चरित्र और चेहरा। 15 वर्ष काफी होते हैं अंजना जी। 15 वर्षों में क्या बदहाली है, क्या भुखमरी है,
क्या पलायन है, किस तरह से हाहाकार है, ये किसी से छुपा हुआ है? अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी डर दिखा रहे हैं। वो जंगल राज के युवराज, अरे सबसे बड़े दल के रूप में युवराज हैं जनता के आशीर्वाद से, तो जनता के दिलों पर राज करने वाला युवराज है। इस होनहार से परेशान आप क्यों हैं? ये तो प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया कि तेजस्वी यादव जी के सामने ये ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी सुधांशु जी से। हार निश्चित दिख रहा है। सुधांशु जी से जवाब लूंगी, कोई शंका नहीं है। हाँ। ये जितना पहले तो आप गदगद नजर आए कि पीएम अब सीधे तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि उनकी नींद उड़ी है। रुकिए 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 मृत्युंजय जी, रुकिए 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 रुकिए। अरे सर, आप अपना इंजन तो थोड़ा बंद कीजिए। चलिए एक बार सीधे चलते हैं राजीव रंजन जी के पास। राजीव रंजन जी, सवाल ये है कि जंगल राज और जंगल राज से लोगों को आगाह कर रहे हैं, जंगल राज के युवराज है, उनको वोट मत दीजिए, फिर से जंगल राज आ जाएगा। ये डरा कर क्यों? 15 साल के अपने काम पर क्यों चर्चा करने से आप लोग डरते हैं? क्यों आपको लगता है कि आपने जो किया है वो काफी नहीं है बताने को? आपको जंगल राज से डराना पड़ेगा, तभी लोग आपकी तरफ रहेंगे। देश में कहीं भी अगर चुनाव होंगे और आप लंबे चौड़े दावे करेंगे तो लोग जरूर आपका इतिहास खंगालेंगे। लोग ये जरूर पूछेंगे कि जब आपको अवसर मिला तो आपने नौकरियां क्यों नहीं दी, आपने बेहतर शासन क्यों नहीं दिया, आपने राज्य को सड़कें क्यों नहीं दी, आपने बिजली क्यों नहीं दी, अर्थव्यवस्था के हालात इतने क्यों बदहाल थे। तो मुझे लगता है ये अस्वाभाविक नहीं है। जब भी वो अगर ये हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि इन 15 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, तो ये बताना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे थे उस समय। और आज जब पूरी दुनिया बिहार को सराह रही है, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि इस सवाल को लेकर के लोगों की परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं कि जंगल राज की चर्चा प्रधानमंत्री जी करें या हम लोग करें। जब वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन में कुछ नहीं हुआ, तो निसंदेह ये हमारा ये कर्तव्य है कि उनको आईना दिखाएं, उनको बताएं कि आपने बिहार को जिन स्थितियों से झेलने के लिए भेजा था, पहुंचा दिया था, वहां से उबारना एक बहुत बड़ा मुश्किल लक्ष्य था और उसको बिहार में हासिल करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। ठीक है, चलिए मैं एक बार आलोक शर्मा जी के पास चलती हूँ। आलोक शर्मा जी, राहुल गांधी भी जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं, लेकिन ये 2019 में भी सर प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते थे, और इस बार भी बिहार में आकर वही चीन का रोना ज्यादातर जगहों पर रो रहे हैं। आपको लगता है कि आप खुद ही कहते हैं कि राष्ट्रीय जो इश्यूज है उसको क्यों लाते हैं आप स्टेट में, और राहुल गांधी भी खुद यही करते हैं, तो क्या जनता की नब्ज पहचानने में कठिनाई हो रही है आप लोगों को? देखिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप चीन अगर हमारी भूमि पर 1200 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर कब्जा करके बैठ जाए तो स्वाभाविक है कि वो सबसे बड़ा इश्यू है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उठाना बिल्कुल जायज है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अंजना जी, देश के प्रधानमंत्री आज पूरे बिहार को डराकर चले गए। 100 से ज्यादा बार आज उन्होंने तीनों सभाओं में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि 2 ही खतरे हैं। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार से आप खतरों को डरा रहे हैं। आप कह रहे हैं किडनैपिंग का कॉपीराइट, ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। 60 से ज्यादा बार आप जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बिहार के 12 करोड़ वासियों को डराना चाहते हैं क्या? आपने जो बातें कही आप उन पर बात कीजिए ना। आप नोटबंदी पर वोट मांगिए ना मोदी साहब। आप कहिए कि 1.25 लाख करोड़ का मैं पैकेज बोली लगा के गया था बिहार की, उसका क्या हुआ? मोतिहारी की वही शुगर मिल जिसमें आपने कहा था पिछले चुनाव में कि मैं यहां आकर चाय पीऊंगा, उस शुगर मिल का क्या हुआ? आप कह रहे हैं आईटी हब की संभावना है। 15 साल लग गए आपको संभावना ढूंढने में। आप कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का फंड बन गया। कहां बन गया भाई? कौन से बजट से बन गया मोदी साहब? क्या आपने बजट में रखा था? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर था। मतलब झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। आप कहते हैं पैसा हजम। मोदी साहब 6 साल से पकौड़े तल रहे थे। जिन लोगों ने पैसा हजम किया उन लोगों के आपने जेल में क्यों नहीं डाला? आपने 6 साल में एक FIR नहीं की करप्शन के बारे में। केंद्र सरकार ने अगर की हो तो सुधांशु भाई बैठे हैं, जरूर बताइएगा। आप बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं, आईटी हब बनेगा। अरे भाई, बनेगा कब? 15 साल आपको मिल गए, उसके बाद भी आज आप किडनैपिंग का कॉपीराइट की बात कर रहे हैं। अगर किसी के पास किडनैपिंग का कॉपीराइट है तो देश के प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि 6 साल से आप बैठे हैं और किसी के पास किडनैपिंग का कॉपीराइट है। आप कहते हैं प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता रहेगी। अरे भाई, SSC का और CBSE का पहली बार पेपर अगर आउट हुआ तो मोदी साहब आपके कार्यकाल में हुआ। आप बताइए ना कि आपने नीतीश जी का फोटो क्यों हटा दिया तमाम एडवर्टाइजमेंट से? आप नीतीश जी से बचते क्यों घूम रहे हैं?
और आपके जो वो हनुमान हैं वो तो कह रहे हैं कि नीतीश सबसे भ्रष्ट हैं। और पिछले चुनाव में तो आपने भी 56 भ्रष्टाचार घोटाले गिनवाए थे, उनका क्या हुआ? क्या क्लीन चिट मिल गई? मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि 28,000 घर को स्वीकृति दे दी है। कौन सी फाइल है भाई? वो कहां रुक गई है? दिल्ली से चल के क्या लखनऊ रुक गई है क्या? जवाब दीजिए सुधांशु जी। देखिए तेजस्वी यादव, इस पर आप जवाब दीजिएगा। नीतीश बाबू की लाश में आप लोगों ने फोटो लगाई। एक सवाल सुन लीजिए सुधांशु जी, आप लोगों ने ये दावा किया है जिस तरह से, उधर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और अपनी मां की फोटो नहीं लगा रहे हैं। वो जनता को प्रॉमिस कर रहे हैं लालू फ्री पॉलिटिक्स, और आप लालू युक्त पॉलिटिक्स याद कराए जा रहे हैं जनता को। अपने 15 साल के कामकाज पर आप बात करते, नीतीश के कामकाज पे बात करते, अपनी जो नीतियां थी उस पर चर्चा करते। हाँ, मैं अपनी नीतियों और अपने उसके विषय में भी बताऊंगा। देखिए, पहले मैं संक्षेप में वो बोल देता हूँ, फिर बताता हूँ आपके लालू फ्री पॉलिटिक्स क्या। हमारे मित्र आलोक जी भूल गए, जब हमारी सरकार आई थी तो बिजली का कवर 22% था बिहार में, आज 7% है। इसीलिए अब लालटेन का जमाना गया। सड़कें 34% थी, 96% है। अपराध में बिहार नंबर 1 था, अब 23वें नंबर के ऊपर है। 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 28 मेडिकल कॉलेज हैं। दूसरा एम्स दरभंगा में भी खुल गया। अब वो विषय तो बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत कुछ गिनाया जा सकता है, मगर मैं आपने जो बड़ा वाजिब सवाल किया अंजना जी, कि भाई ये तो कह रहे हैं लालू फ्री की बात करेंगे, आप क्यों डरा रहे हैं? देखिए, अभी दशहरे का पर्व गुजरा है, याद करिए रामायण में जब रावण आया था तो सीता जी को भरमाने के लिए क्या किया था? वो राक्षस वेश की बजाय साधु का वेश बना के आया। मगर आश्वस्त रहिए, ये सीतामढ़ी से लेकर मिथिलांचल तक की जो धरती है ना, सीता माता की धरती, सब अच्छी तरह समझती है क्या चेहरा है और क्या हकीकत है। और बोलते बोलते निकल भी जाता है मुझसे कि बाबू साहब जो थे उनको ऐसा कर दिया था, अब ये कर देंगे। यानी फितरत नहीं बदल रही है, वो कुछ भी चेहरा बदल लेते हैं, तस्वीर बदल लेती है, पर तस्वुर में फितरत दूसरी रहती है। आलोक जी, और आपने बड़ी एक गंभीर बात कही, बजट की बात, इसका प्रावधान। आप तो समझदार व्यक्ति है ना, तेजस्वी जी की अपरिपक्वता या अशिक्षा को लोग विषय बना रहे हैं। मगर मैं आपसे पूछता हूं, ये 10 लाख सरकारी नौकरी अगर देनी है तो 40-50 हजार से मिनिमम तनख्वाह होती है और 2-2.5 लाख तक होती है। औसत आप 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह मान लीजिए, तो 12 लाख रुपए 10 लाख लोगों को देने में कितना बजट लगेगा भाई? अब मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने आप बता दीजिए इतना बिहार का बजट है क्या? इसीलिए कह रहे हैं अंजना जी, जो आपने कहा, चेहरा कुछ और लगा के आ रहे हैं और बताना कुछ और चाह रहे हैं, पर अब वो साधु का चेहरा लगाकर असलियत का चेहरा छुपाने वाला युग चला गया। बिहार की जनता बहुत समझदार है और हम कोई डरा नहीं रहे, हम तो सिर्फ सच दिखा रहे हैं, और वो सच आपको डरावना लग रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आईना आपको डरा रहा है, हम नहीं डरा। जी, मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु भाई से, ठीक है, जो 1 लाख करोड़ का जो मृत्युंजय जी जवाब दूंगी, 1 सेकंड बस संजय जी से कमेंट लेने दीजिए। एक सेकंड सर, आलोक जी 1 सेकंड संजय जी से कमेंट ले ले। संजय जी, ये तो जो आज आपने प्रचार में सब कुछ सुना है और ये जो मुखौटों की और डर की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच आपका बड़ा टेक अवेज आज वोटिंग खत्म होने के बाद क्या है? 5 बजे तक 52.24% वोटिंग हुई है, क्या समझ में आ रहा है आपको? आज 71 सीटों पर चुनाव पर मतदान हुआ अंजना जी। अगर आप 2015 के चुनाव को देखें तो इन्हीं 71 सीटों पर तकरीबन 52% मतदान हुआ था, और उस साल 2015 के चुनाव में पूरे स्टेट में 56% मतदान था। अगर 2010 के चुनाव की बात करें तो इन्हीं 71 सीटों पर 50% मतदान हुआ था, जबकि पूरे स्टेट का एवरेज 52% था। एक ट्रेंड तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है, ये 71 सीटें ऐसी सीटें हैं जहां पे स्टेट का जो एवरेज टर्नआउट है उससे थोड़ा कम टर्नआउट होता है। अगर 5 बजे तक का आंकड़ा यह है कि 52% मतदान हुआ है, तो एक ट्रेंड तो बहुत साफ है कि पिछले 2 चुनावों की तुलना में इन चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर 5 बजे तक 52% थे तो 6 बजे तक ये जरूर 54, 55 या 56 भी हो सकता है। एक ट्रेंड हमने और भी देखा, ये जो पहले फेज की जो कंस्टिट्यूएंसी है जहां लोअर टर्नआउट है, दूसरी और तीसरे फेज में टर्नआउट हमेशा ज्यादा रहा है, 2010 के चुनाव में भी और 2015 के चुनाव में भी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2020 के चुनाव में भी, इन चुनाव में भी सेकेंड फेज और थर्ड फेज में पहले फेज की तुलना में ज्यादा टर्नआउट होगा। तो ये जो एक धारणा बनी हुई थी या जो एक दुविधा बनी हुई थी कि कोरोना काल में क्या लोग वोट देने आएंगे, क्या युवा वोट देने आएंगे, क्या बुजुर्ग
कोरोना की डर से घर के अंदर में रहेंगे, शहरी मतदाता आएगा या नहीं आएगा। मुझे लगता है इन सब प्रश्नों पर एक विराम लग रहा है। कम से कम फर्स्ट फेज की पोलिंग के जो प्रोविजनल आंकड़े आ रहे हैं उससे तो एक विराम लगता है कि नहीं, टर्नआउट बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह है चुनाव में और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चुनाव में भी। ठीक है, एक और धारणा है सर जिस पर छोटा सा कमेंट आपसे, फिर मैं जाऊंगी राजनीतिक मेहमानों के पास। ज्यादा टर्नआउट होना और वो भी कोरोना के टाइम में, हालांकि बिहार में कई जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, लेकिन इतना वोटर टर्नआउट ऐसे वक्त पर होना क्या संकेत देता है? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है नीतीश के साथ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, कम से कम जेडीयू देखिए जो इन 71 सीटों पर है संजय जी आज भी वोटिंग, उनमें से 54 सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू आरजेडी की केमिस्ट्री के साथ पिछली बार उन महागठबंधन की तरफ गई थी, लेकिन इस बार जेडीयू बीजेपी के पास है। इन तीनों पार्टियों के लगभग बराबर का वोट परसेंटेज यहाँ पर देखा गया है, जेडीयू जिधर जाए उसको फायदा होता है। ये ज्यादा वोटर टर्नआउट क्या कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात कहता है? नहीं, कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है कि अगर हायर टर्नआउट है तो क्या उसको एंटी इनकम्बेंसी का मूड माने या प्रो इनकम्बेंसी का मूड माने। ये तो अभी 71 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो बिहार में 15 बार विधानसभा के चुनाव हुए, 10 बार वोटर टर्नआउट बढ़ा, 3 बार वोटर टर्नआउट कम हुआ है और 2 बार बराबर बराबर रहा। 10 बार जब वोटर टर्नआउट बढ़ा उसमें 4 बार सरकारें दोबारा जीत करके आई और 6 बार सरकारें हार गई। 3 बार जब टर्नआउट घटा तो उसमें 1 बार ही सरकार दोबारा जीत करके आई और 2 बार सरकार हार गई। कोई सीधा सीधा पैटर्न दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कुल मिलाकर करके मुझे लगता है अगर ट्रेंड देखें तो ऐसा लगता है कि एक हायर टर्नआउट शायद जो राज्य की सरकार जिस पार्टी की सरकार है उसके लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं देता है। ठीक है, मुझे लगता है ये इस बात को अब यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि अभी इंतजार करना है, अभी 3 फेज में है, नतीजे भी आने हैं, लेकिन जिस तरह के संकेत हैं वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर महिलाओं का टर्नआउट बहुत ज्यादा है, ये सब अपने आप में कई सारे संकेत हैं और इस पर एनालिसिस करने के लिए अभी बहुत लंबा वक्त है। मृत्युंजय जी जल्दी से सुधांशु जी की बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुखौटा पहन के आए हैं, वही जंगल राज रहेगा तो उससे क्यों ना आगाह करे। और मृत्युंजय जी उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, जो बिहार ने एक वक्त पर जंगल राज देखा है उससे इनकार नहीं कर सकता कोई। देखिए अंजना जी, अब तो तुलनात्मक दृष्टि से जनता भी आकलन करेगी। हमारे 15 वर्षों का और एनडीए के 15 वर्षों का, अगर हमारा जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है क्या? ऐसा आपने देख लिया? आप तो बिहार में घूम रही हैं, पटना में, आप बिहार की मिट्टी की से हैं, आप बताइए आप ऐसा क्या परिवर्तन देख रहे हैं? जिसको धारणा बनाई गई तो जनता ने तो हमें सजा दिया, हम 15 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन इन लोगों ने जो डबल इंजन की सरकार सत्ता में है, आज इनके कारण से बिहार हर मोर्चे पर फिसड्डी क्यों है? क्या मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में असमत बेटियों की नहीं लूटी गई? क्या नाले की पानी में पटना राजधानी नहीं डूबा? क्या सृजन से लेकर शौचालय तक 60 घोटाले नहीं हुए? क्या बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश बिहार नहीं है? क्या बिहार की बदहाली नहीं है? क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल गया? क्या विशेष पैकेज बिहार को मिल गया? बिहार को फायदा क्या मिला, ये बता दीजिए। राजीव रंजन जी, आपने सुना संजय जी को भी। मैं एक बार जल्दी से आपसे इस बात पर कमेंट लेना चाहती हूँ कि देखिए इस बार कांटे की टक्कर है और ये भी एक सच्चाई है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव अपने दमखम पर इस बार पूरी राजनीति को अपना आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, किसी की फोटो नहीं लगाई है, उस लेगेसी को वो छोड़ना चाहते हैं और उसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और एक कांटे की टक्कर करने में वो कामयाब हुए हैं। राजीव जी देखिए, सबसे पहले तो लेगेसी को छोड़ने की बात जब भी वो कहा जाता है तो मुझे लगता है उनकी चालाकी को कोई नहीं समझ पा रहा है। उन्हें बराबर अपने पिता की विरासत पर नाज है। जंगल राज की उस अवधि को लेकर के कभी उन्होंने न माफी मांगी, न उस दौर को लेकर के कभी उनका कोई पश्चाताप सामने आया है। और पिता की परछाई में टिकट बांटने से लेकर जो भी गठबंधन के साथियों का चयन है वो लालू जी कर रहे हैं और ये बिहार की जनता जानती है। एक बड़ा सवाल ये है कि कोई अकेले नहीं लड़ रहा है, उन्हें भी माले जैसी पार्टियों के साथ, वाम मोर्चे के साथ
कांग्रेस के साथ जाना पड़ा है। उनके कई विश्वास साथियों ने उन पर भरोसा नहीं किया, उसकी भरपाई के लिए उन्होंने नए साथियों को जोड़ा। लेकिन अंततः लड़ाई कांटे की है, जनादेश किसको मिलेगा ये तो जनता की सुप्रीम कोर्ट है और ये तय करेगी कि किसको ये जनता सेवा का अवसर देगी। इतनी बात तय है, प्रधानमंत्री जी ने राज्य की जनता को आगाह किया है। जो डॉक्टर रमेश चंद्रा जैसे लोगों को जिस तरह से जिनका अपहरण हुआ, जिस तरह से शहर के अलग अलग हिस्सों में, पटना गया, राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जहां होटलों के मालिकों को कह दिया जाता था कि ये पैसा ले लो, नहीं तो बगैर पैसा दिए चले जाओ। जमीन और उनके भूखंडों पर कब्जा किए जा रहे थे, उनके मकानों पर कब्जा किए जा रहे थे, लोगों का अपहरण करके फिरौती के बाद छोड़ा जाता था, उद्योगपति भाग रहे थे, जातीय हिंसा और जो कबीलाई छत्रपों का आतंक था, समानांतर सरकारें थी। अगर उस दौर पर इन्हें जरा भी शर्म नहीं है तो मुझे लगता है शर्म भी शर्मिंदा हो। पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी के आतंक पर नहीं बोलेंगे। अब कितना डर, अरे कहां झारखंड में अपने शासन, झारखंड के मतदाताओं से आप और कांग्रेस और जेएमएम ने वायदा किया था कि हम लोग 6 महीने के अंदर सबको नौकरी दे देंगे, रिक्त पदों पर भर्तियां हो जाएंगी। 9 महीने हो गए, केवल आपके जो चारापुर के बहिष्कृत महाराज हैं उनकी सेवा शुश्रूषा अच्छे से हो जाए वहां, बस इसी के लिए आप वहां सरकार में भागीदार हैं। नौजवानों की पीड़ा और वेदना से क्या मतलब है आपको? झारखंड में कितनों को नौकरियां आपने दे दी? इसलिए रोजगार का वायदा, आप तमंचों का वायदा करते, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग मान लेते। फिरौती का उद्योग चलाएंगे ये लोग मान लेते। रोजगार आपके बस का नहीं है। केवल ये आपके जो लोग भी चुनाव के संचालन करता है, जो योजना बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, उन्होंने सलाह दी कि ऐसे मुद्दों पर आप एक बार सियासत खेल लीजिए। देखिए, इस मृत्युंजय जी का ऑडियो कुछ खराब हो गया। सुधांशु जी, इसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी, अगर 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आज पीएम ने यह भी कहा कि ये लोग आ गए तो जो प्राइवेट कंपनियां वो भी भाग जाएंगी, वो भी नौकरियां नहीं देंगी। लेकिन ये सच्चाई है कि अब नौकरियों को लेकर एक ऐसा संकट इस वक्त देश में है, युवा इतना ज्यादा डिस्ट्रेस में है, इसकी वजह से परेशान है कि हर पार्टी सोचती है कि ये तो श्योर शॉट फॉर्मूला है। हेमंत सोरेन ने भी वहां झारखंड में 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। अभी तक कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो वादा कब पूरा होगा। आपने एक बार 2 करोड़ की नौकरियों का वादा किया था, जिसको लेकर हमेशा विपक्ष आपको घेरता रहता है, और अब यहाँ पर 10 लाख बनाम 19 लाख है। तो लगता है जैसे सभी पार्टियों के लिए, आप लोग के लिए भी ये नौकरी जो है वो लग रहा है कि यही है, यही सबसे ज्यादा बिकेगा। नौकरियां ही नौकरियां, सेल ही सेल टाइप का मामला कर दिया है पार्टियों ने। देखिए, अंतर है। हमने जब कहा है रोजगार के अवसर कहा है, हमने नौकरी नहीं कहा है। इन्होंने तो नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी कहा। जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हम यथार्थ की बात करते हैं। अंजना जी, राजनीति में क्या कहा जा रहा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कौन कह रहा है। क्योंकि आजादी के जमाने से महात्मा गांधी भी कहते थे हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंग्रेज भी कहते थे हम न्याय कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, झारखंड का भी उदाहरण हमारे जदयू के साथी राजीव जी ने दिया। ये बताइए, राजस्थान में भी तो कहे थे 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, वहां तो 2 साल हो गए, दे दिया क्या? अब बताइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हुआ? राहुल गांधी का वो याद करिए, 1 2 3 4 5 6 अपने रोजगार पर बताइए ना, 2 करोड़ का वादा किया था, कर दिया क्या? इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, ये लोग झांसा देने के पुराने माहिर रहे हैं। इसलिए आज का एक बात महंगाई क्या है, कहाँ है? आप मृत्युंजय जी, आज का माला पान कर घूमिए। जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा हो कि 15 साल में कुछ ट्रैक रिकॉर्ड मत समझाइए बिहार की जनता को, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए। भी न टच कर पाया हो, वो 2 करोड़ रोजगार का वादा आपने किया था, दे देंगे तो वो 2 करोड़ रोजगार है कहाँ चला गया? अरे भाई, आज तो आपने लोगों को बेरोजगारी दर इतना बढ़ा दिया, महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। बिहार में और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मत बताइए, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए। आपके दौर में आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए ना। प्रवचन देने लगते हैं आज तो कौन है? पंचतंत्र की वक्त आज कहाँ है डॉक्टर बताइए? आप कौन डॉक्टर है बताइए तो बिहार में? इसलिए लोग बिहार के लोग दिल्ली जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। जी, मैं किसी के में नहीं बोलता, अपने टर्म का इंतजार करिए। जो आप
दिल्ली उचित लगे वो बोलिए। आज भी बिहार ठीक के है लोग मृत्युंजय दिल्ली जी, जाते हैं इलाज मृत्युंजय कराने। जी एक एक करके हाँ, नहीं बेरोजगारी मृत्युंजय जी, इसीलिए मृत्युंजय जी जो अपनी बारी हमने है, कहा प्लीज वेट कीजिए और इसके अंजना बाद जी, आलोक एक जी बात जवाब पूरा देंगे कर उनका। लूं। प्लीज रुकिए हमारा मृत्युंजय 2019 जी, मृत्युंजय जी इसके बाद आलोक जी एक जवाब लाइन और कह दूं, अंजना जी एक लाइन और कह दूं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर किसान को 6,000 रुपया देंगे 2019 साल में, और राहुल गांधी ने कहा था 72,000 देंगे, तो सब किसानों को उधर चले जाना चाहिए था, मगर क्रेडिबिलिटी नहीं थी, विश्वसनीयता नहीं थी। और आज एक और बात याद दिला दूं, जब लालू जी को जेल हो रही थी तो उनसे पूछा गया था कि आप कैसे शासन करेंगे, आपको भी याद हो, वो बोले थे हम जनवरी से राज करेंगे, बिहारी भाषा में होता जेल से करेंगे और वैसे कहेंगे जनवरी से करेंगे। तो भैया अब अगर दोबारा जनवरी से राज वाला जमाना लाने की बात करनी है तो आप ये मत समझिए कि बिहार की जनता जनवरी से राज वाले दौर में आना चाहती है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। हाँ बिल्कुल, सुनिए हमने आलोक जी, रोजगार के रुकिए अवसर मृत्युंजय कहे जी, हैं। आप देख अरे लीजिए, तिवारी जी, लालू जी मत कीजिए। बिहार की जनता तैयार हो गई तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। बहुत अच्छी डिबेट आज आपने कराई है तमाम मुद्दों पर। ये बहुत अच्छी बात कही सुधांशु भाई ने कि कौन कह रहा है। आलोक जी, 15 लाख की बात किसने की? नौकरी के मुद्दे पर, 2 लेकिन मेरा करोड़ सवाल रोजगार आपसे की। ये है, और फिर होता क्या है, एक सेकंड सर, जब नौकरी की बात की जाती है, नौकरी पर जिम्मेदारी जवाबदेही ली जाती है, तो बोलते हैं उन्होंने भी तो वादा किया था। एनडीए ने कौन सी 2 करोड़ नौकरियां दे दी जो हम यहाँ 5 लाख वादा पूरा कर, मतलब जनता को ठगने के जैसे ये एक खिड़की खुल गई है। उन्होंने कौन सा दिया था जो हम दे दे, उनसे पूछिए, वो कहता उनसे पूछिए। अंजना जी, इसका मतलब यह है कि मोदी जी और बाकी सब आपने बराबर तराजू में रख दिए, लेकिन मोदी जी को 6 साल हो गए हैं। झारखंड की सरकार को 9 महीने हुए हैं, 9 महीने में से 6 महीने कोरोना में चले गए हैं। क्या ये नहीं हुआ है? झारखंड का जीएसटी का पैसा भी केंद्र सरकार ने रोका हुआ है, रोजगार भी मिलेंगे। जहां तक बात है कि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कह रहा है, आज मोदी जी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। मोदी जी ने कहा था जम्मू कश्मीर में जब चुनाव था कि बाप बेटा और बाप बेटी दोनों के ऊपर आरोप लगाए, फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाई। केरल में चुनाव लड़े तो कहा केरल का सोमालिया से बुरा हाल है। यही जंगल राज की बात पिछले चुनाव में मोदी जी ने की थी। क्या 2015 में इस तरह की बात मोदी जी ने की थी कि नहीं की थी? और उसके बाद क्या हुआ कि आरजेडी से बीजेपी की आधी सीट आई, 46 पर आकर रुक गई है। नकारात्मक प्रचार मोदी जी करते हैं। जहां तक यूपीए सरकार की बात है, ये वही मनरेगा था जिसमें करोड़ों रोजगार मिले, और मोदी जी ने कहा था, याद होगा संसद में, कि जीता जागता यूपीए सरकार का विफलताओं का स्मारक है, और आज वही जो है मनरेगा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज तमाम विषयों पर मोदी जी को बताना चाहिए था कि 7 निश्चय में जो घोटाले हुए उसका क्या है। मोदी जी आज आप खुद बता देते, चलो 15 साल में आपने कुछ नहीं बताया, आगे का रोड का मैप क्या है आपके पास, जॉब्स कैसे मिलेंगी। दूसरा, बक्सर में पावर प्लांट की बात हुई थी, 1 यूनिट बिजली नहीं आई। स्किल डेवलपमेंट की एकमात्र यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की आनी थी, मोदी साहब उसको बनारस ले गए। क्या बिहार के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट नहीं चाहिए था? आज मोदी जी अगर अपने ही नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़कर आते तो शायद इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करते। आज बिहार को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, औद्योगिक तरक्की चाहिए, जुमलेबाजी नहीं। झारखंड में नहीं चाहिए ना? अच्छा आलोक जी को मैं कुछ बातें देखिए, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। देखिए बिहार, देखिए मैं इसका भी जवाब दूंगा। एक ऐसे राजनेता से आपका मुकाबला है आलोक जी, और इसके बाद राजीव जी ले लूंगा। मैं बात पहली बात तो ये है, सवाल का उसका भी उत्तर दीजिएगा कि जो आज मोदी जी ने 1 लाख करोड़ की घोषणा की है, वो पैसा कौन से बजट में है, इसका भी बता दीजिए जरा। अब आप सुन लीजिए ना आलोक जी, दरअसल राष्ट्रीय पार्टी होने का इतना सारा लाभ है आप लोगों को, कुछ करे ना करे, ज्यादा आपको फुटेज चाहिए, बस अब थोड़ा सुन भी लीजिए। अब देखिए एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका मुकाबला किनके साथ? बड़बोले वायदे करने के लिए नीतीश कुमार नहीं जाने जाते। उन्होंने कहा जंगल राज खत्म होगा, 2005 में सत्ता में आने के बाद वो जंगल राज खत्म हुआ। उन्होंने 15 अगस्त 2015 को कहा हम हर घर में बिजली नहीं पहुंचाएंगे, चुनाव लड़ने नहीं जाएंगे, वोट मांगने नहीं जाएंगे, और बिजली आज बिहार के हर घर में पहुंची है। उन्होंने अगर कहा कि हम बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे, लोगों ने कहा 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा महिलाओं की अस्मिता, स्वाभिमान और उनके उत्पीड़न के खिलाफ ये बड़ा फैसला मैंने वायदा किया, मैं पूरा करूंगा। उन्होंने करके दिखाया, और उसके बाद उन्होंने 7 निश्चय की बात की।
इन्हें घोटाला दिखता है, इनसे पूछिए कितने इन्होंने जनता के साथ कितनी बड़ी बेईमानी की। आजादी के 52 साल पूरी एक्साइज राजू ड्यूटी गांधी पूरी हो गई। सरकारें नहीं बनाई। ये पानी पीने को नहीं पहुंचा पाए, ये बिजली नहीं पहुंचा पाए, गांव में नालियां नहीं बना पाए। कमिश्नर थे एक्साइज कमिश्नर जल्दी से जवाब दे दीजिए आलोक जी की बातों का। ठीक है, आवाज नीचे कीजिए प्लीज। ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी। सुधांशु जी। जी, मैं बिल्कुल संक्षेप में बात कह दे रहा हूं। जिन लोगों ने जिंदगी में कभी गरीबी देखी नहीं और जिन्होंने कोई कभी रोजगार न जिंदगी में किया, न उस लायक योग्यता अर्जित की, जितने भी ये युवराज हैं यहाँ के दो पार्टियों के, वो लोग आज आके बिहार की जनता को समझाने का प्रयास करें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए बिहार में आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। एक 30 वर्ष का नौजवान जो लड़ाई लड़ रहा है बिहार की 12 करोड़ जनता के विश्वास पर, उनके आशीर्वाद पर, खेती बाढ़े आपन कर्मा के सामने आप लोग सारे घबराए हुए हैं। वो निभाएंगे। और दूसरा फाइनली होता क्या है, और आप फाइनली होता जानते क्या है कि जिन लोगों के जमाने में वो लोग कभी कुछ नहीं कर पाए, आज इतनी बड़ी बात करते हैं, उनकी पार्टी नहीं परिवार अब नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी देंगे, आपको परेशानी हो रही है। भैया बताइए ना, बाप न हमारी मेट की बिटवा तीरंदाज, एक 40 साल और 15 साल के शासन करने वाले लोग आज बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ बहस का अंत करते हैं। अभी तो 2 दौर की वोटिंग और होनी है। 6 बजे तक के आंकड़े भी आ जाएंगे। 52.24% तो वोटिंग हो चुकी थी 5 बजे तक ही। लगातार बिहार के चुनावों पर कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। हल्ला बोल में आज चुनावी बहस उस घमासान पर जो बिहार में आज पहले दौर की वोटिंग के दिन बिछड़ा रहा। तमाम खबरों के साथ हम लौटेंगे, लेकिन सबसे सॉलिड शो बिहार के चुनाव पर हम बिहारी जरूर देखिएगा 7 बजे।